इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अरब वर्ल्ड के बारे में, राइज ऑफ इस्लाम क्या, और इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो बेसिक हमारे को चीज़ ध्यान करके रखनी है कि हम पढ़ रहे हैं इंडिया इन द वर्ल्ड सीरीज। मिडाइवल हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि यूरोप में जो है वो मिडाइवल एज के अंदर क्या चीज़ चल रही थी। सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे 550 एडी से लेकर 1100 एडी, 1200 एडी, इस आसपास जो है वो यहाँ पर अरब वर्ल्ड, अरब जो एम्पायर था वो कैसे एस्टैब्लिश्ड हुआ और धीरे धीरे उसने जो है वो यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस करा, राइट। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, जो मेन जो चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। अरब एम्पायर कैसे यहाँ पर प्रोमिनेंस में आया, उसके बाद अरब्स के बाद जो है यहाँ पर एबेसिड्स का जो एम्पायर था वो कैसे यहाँ पर जो है प्रोमिनेंस में आया सेम रीजन के अंदर। उसके बाद एबेसिड्स को जो है वो है यहाँ पर अर्बन लाइफ, टाउन लाइफ, जो कोर्ट्स का जो स्प्लेंडर वो यहाँ पर बहुत अनमैच्ड हो गया, बहुत अच्छे से फैल गया। फाइनली 1200 ईडी के आसपास आते आते वो डिक्लाइन होना चालू हुआ। और एबेसिड्स को यहाँ पर जो है वो इंडियंस ने यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट करा, ग्रीक्स ने क्या कंट्रीब्यूट करा, चाइनीज़ ने क्या कंट्रीब्यूट करा, और बाद में वो कैसी स्टेज के अंदर आ गए थे कि वो खुद का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो है वो अपना दिखाने लग गए थे। कौन कौन से मेजर वर्क थे जो इंडिया के जो हैं वो बात के उसमें जो है वो ट्रांसलेशन हुए, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 600 ईडी का टाइम, गुप्ता के बाद का टाइम, अरब एम्पायर जो था वो यहाँ पर फाउंड करा अर्ली खालिफ्स ने, ठीक है। और इसका जो मेन क्रेडिट जाता है इस्लाम का जो है यहाँ पर राइज होना, तो उसकी वजह से जो पहले जो ट्राइब्स थे उन सबको जो है वो एक जगह पर जो है वो यहाँ पर इकट्ठा करा और एक पावरफुल एम्पायर का एक स्टोन, फाउंडेशन स्टोन रेल करा अर्ली खालिफ्स ने। ये आपके सामने मैप है, आपको दिखेगा इनका एरिया, आप देखोगे स्पेन के अंदर भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड है यूरोप के अंडर। अफ्रीका का ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। मेजर जो आप आज का जो सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, इराक है, ईरान है, ये पूरा ईरान तक जो है वो यहाँ पर इनका एम्पायर था। तो अरब एम्पायर में आप बोल सकते हो अरेबिया, सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ये सब इसके अंदर आते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 750 एडी के अंदर जो एबेसिड्स हैं, जो एक तरीके से खालिफ ही थे आपके डेमेस्कस एरिया में, डेमेस्कस कहाँ पर है, सीरिया में है, इन्होंने यहाँ पर इंटरनली जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहे थे अरब्स के अंदर, उसका फ़ायदा उठाकर जो है एक नया डायनेस्टी बनाया एबेसिड्स का अरब वाले एरिया में। और यहाँ पर जो इसका जो मेन जो कैपिटल था वो था बगदाद, जो आपको मालूम है आज का इराक का कैपिटल है। 150 साल तक जो है वो एबेसिड एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर रहा वर्ल्ड के अंदर। अब एबेसिड्स अपने आप को क्या क्लेम करते थे, ये अपने आप को क्लेम करते थे कि जो इस्लाम के जो फाउंडर हैं प्रॉफिट मोहम्मद, उसी सेम ट्राइब को ये बिलोंग करते हैं। अब एबेसिड्स एक टाइम ऐसा था जहाँ एशिया से जो ट्रेड होता था, मेडिटेरेनियन सी पे जो जाता था, पूरा का पूरा वो कंट्रोल करते थे, ठीक है। उसमें अंदर आप सिविलाइजेशन देखोगे, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, सीरिया, ईरान, इराक, ये सारे सिविलाइजेशन को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो एबेसिड्स का आप जैसे देखोगे इसके अंदर ये वाला एरिया नहीं है, बाकी पूरा एरिया जो है वो अरब्स के अंदर जो था वही एबेसिड्स के अंदर भी एरिया आता है, ठीक है। टाइम आप इसका देख सकते हो, 750 से लेकर 1250 एडी हम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें अरब्स की, टाइम आपको सामने रिकॉल करना है, 1250 से 750 से लेकर 1200 एडी तक का ये टाइम है। अर्बन लाइफ के लिए ये वाला टाइम जाना जाता है अरब्स का, जैसे हमने देखा था यूरोप के अंडर ये वाला जो टाइम था वो बेसिकली आपका फ्यूडलिज्म चल रहा था, चर्च का रोल चल रहा था, तो एक तरीके से आपका टाउन लाइफ मिसिंग था। बट यहाँ पर अगर आप बात करेंगे एबेसिड्स के अंदर अर्बन लाइफ जो है वो देखने को मिल रहा था। एबेसिड्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये अपनी जो ट्राइब्स थी उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते थे थ्रू आउट द ट्रेड रूट, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से इनके पास वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आया। एबेसिड्स कोड्स टाइम के साथ जो है अपने स्प्लेंडर और मैग्निफिसेंस के लिए जो है वो जाने लगे। बहुत सारी न्यूमरस सिटीज़ आपकी निकल कर आई जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक में बनने लगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कल्चरल ऑफ एनवायरनमेंट जो है शायद ही ऐसी किसी कंट्री का हो उस वाले टाइम पर जो इनका बन चुका था। इकॉनमी की अगर हम बात करें, अरब्स का जो मेन जो ध्यान था वो मर्चेंट्स थे, ठीक है। वेल्दी और सीफेयरर्स इनका जो था वो काफ़ी टाइम के साथ जो है धीरे धीरे इनके पास पैसा आने लगा और ये जो है वो जो पानी के ऊपर जो पूरी की पूरी जो ट्रेड होती थी उसको यहाँ पर ये पूरा कंट्रोल करके रखते थे। इन्होंने यहाँ पर गोल्ड दिनार इस्टेब्लिश करा, सिल्वर दिरहम इस्टेब्लिश करा, ये करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर बन गई। और ये पॉसिबली ये चीज़ इसलिए बनी थी क्योंकि अफ्रीकन गोल्ड का यहाँ पर जो था वो पूरा का पूरा एक्सेस हो गया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर देखा था कैसे रोमन एम्पायर खत्म हुआ क्योंकि उसका अफ्रीकन गोल्ड के ऊपर एक्सेस जो है वो खत्म हो गया था। बट अगर हम अरेबियन एम्पायर जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक्सेस जो था अफ्रीकन गोल्ड पर हो गया था, तो आप बोल सकते हो अफ्रीकन गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और रोमन एम्पायर खत्म होने में क्योंकि उनका एक्सेस खत्म हो गया था, अरब एम्पायर फाउंड होने में क्योंकि उनका एक्सेस यहाँ पर चालू हो गया था।
एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछा जा सकता है श्योर शॉट कि हुंडीज़ क्या है। हुंडीज़ का आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है। इसको ट्रेड के लिए, अच्छे अकाउंट्स के लिए आपको एक एंट्री, बुक कीपिंग एक एंट्री थी। एडवांस अकाउंटेंसी के लिए बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक आपका एक बैंकिंग और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट था, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, वो था हुंडी। हुंडीज एक तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका मिडाइवल इंडिया में जो है ये डेवलप्ड हुआ, ठीक है, जिसको ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो किस टाइम पर था हुंडीज आपको मालूम होना चाहिए, ये मिडाइवल टाइम के अंदर था फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, ठीक है। हुंडीज जो था एक फॉर्म ऑफ रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट है। आप पैसा जो है वो कहीं पर भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो अलग अलग प्लेस पे। तो एक तरीके से आपका क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हो गया, आप पैसा बोरो कर सकते हो इससे, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हुंडी को जो है एक इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बोलते थे। ऑल्दो शुरुआत में सोच रहे थे कि इसको जो है वो टैक्स लगाया जाए, बट फिर भी वो देखते थे कि इनका इंटरनल मैटर है, इसमें हम जो है वो इंटरफेयर ना करें, बट स्टिल उनकी टैक्स लगाने की इच्छा इसके ऊपर ज़रूर थी। आरबीआई क्या बोलता है हुंडी के बारे में, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है राइटिंग में जो कि एक पर्सन जो है दूसरे को पे करने के लिए जो है वो इसमें इशू करता है। अगर हम अरब्स की बात करें इस वाले टाइम पर, जो मोस्ट फेमस जो खालिफ थे अरुण अल रशीद और काफिद अल मामून, ठीक है, इन्होंने क्या करा, अरुण अल रशीद ने अपनी जो लर्निंग्स हैं वो सारे सबके लिए ओपन यहाँ पर कर दी थी। खालिफ अल मामून ने जो है वो यहाँ पर एक हाउस ऑफ विजडम यहाँ पर बनाया था, बैतुल हिकमत जिसको बोलते हैं, बगदाद में। आपको मालूम है बगदाद इनका कैपिटल था। क्या होता था यहाँ पर, जितने भी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, चाहे वो ग्रीक हो, बाइजेंटीन हो, इजिप्शियन हो, ईरानियन हो, इंडियन हो, उसको जो है वो अरेबिक में ट्रांसलेशंस के लिए यहाँ पर ये बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल्स जो ये जो कालिफ ने सेट करा था उसको इंडिविजुअल नॉबल भी यहाँ पर जो है वो फॉलो कर रहे थे। बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वर्क थे बहुत सारी कंट्रीज़ के, वो सारे अरेबिक के अंदर यहाँ पर पहुँच गए थे, राइट। तो बेसिकली ट्रांसलेशन जोरों शोरों से यहाँ पर हो रहा था। साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम बात करें, जो लर्निंग थी सबके लिए ओपन कर दी थी। तो यहाँ पर जो कोड का जो स्प्लेंडर, ये सारी जो चीज़ें हैं जो है इसके ऊपर आपका जो है वो बाहर बाहर से जो नए नए आइडियाज़ यहाँ पर आ रहे थे, तो एक ग्रोथ बहुत अच्छा यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। तो साइंटिफिक नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स थी अरब्स की, वो काफ़ी अच्छी थी शुरुआत में, जिस तरीके से अपना ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चला रहे थे। अब क्या ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने यहाँ पर लर्निंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ओपन करा था, बिल्कुल करा था। एबिसिड्स जो खालिफ्स हैं यहाँ पर जो हैं, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, बिल्कुल थे, बट उन्होंने लर्निंग के लिए यहाँ पर जो था वो सबके लिए ओपन कर दिया था, हैज़ लॉन्ग हैज़ कि कोई इस्लाम को यहाँ पर खतरा नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो दे हैव नो हेजिटेशन कि नॉन मुस्लिम्स को एम्प्लॉय करें, चाहे क्रिश्चियंस हो, ज्यूस हो, चाहे नॉन अरब्स हो, पर्टिकुलरली ईरानियंस, काफ़ी ज़ोरोएस्ट्रियंस यहाँ पर एम्प्लॉयड, और इवन बुद्धिस्ट को भी यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय करा गया। अगर हम देखेंगे बाकी कंट्रीज़ का अरब्स के ऊपर जो था वो क्या इम्पैक्ट था, जो वो ग्रीक हो, चाइनीज़ हो, इंडियंस हो, ठीक है, उनकी साइंस और फिलॉसफी का अरब्स के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था। अगर हम ग्रीक की बात करें, काफ़ी एक आपका एक यूरोपियन स्कॉलर्स है, उन्होंने हमारे को बताया है कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट था ग्रीक साइंस और फिलॉसफी का अरब्स के ऊपर, ठीक है। चाइनीज़ की अगर हम बात करें, उन्होंने का भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस था, और काफ़ी जो चाइनीज़ जो इन्वेंशंस थी, चाहे वो कंपास की हो, पेपर हो, प्रिंटिंग हो, गन पाउडर हो, हम्बल व्हील बैरो हो, ठीक है, वो अरब्स पे वहाँ पर पहुँच गया था इस वाले टाइम पर। जो फेमस वेनेटियन ट्रैवलर है मार्को पोलो, वो चाइना में जो है वो उसने ट्रैवल करा था इस वाले टाइम पर, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मालूम चले कि जो चाइना से जो ट्रेड जो यूरोप में जाता है उसके बीच में अरब का जो मोनोपोली है उसको कैसे जो है वो यहाँ पर ख़त्म करा जाए, ठीक है। तो अरब का बेसिकली क्या था, मर्चेंट से वो रास्ते का जो यहाँ पर था उससे फ़ायदा उठा देते हो, ठीक है, ट्रेड से। और अब आपके सामने अगर क्वेश्चन पूछे मार्को पोलो ने कब ट्रैवल करा, उसने 1254 से 1324 में ट्रैवल करा था, ये वाला उसका टाइम था। कहाँ का था ये, वेनेटियन ट्रैवलर था, यूरोपियन ट्रैवलर था ये। हम्बल व्हील बैरो, ये आपके सामने इमेज है। इंडियंस की अगर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे को इतना आइडिया नहीं है, कि लिमिटेड नॉलेज है हमारे को कि इंडिया का इकोनॉमिक और कल्चर रिलेशन अरब्स के साथ इस वाले टाइम पर क्या था, क्या इंडिया का साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर। बट जब अरब्स ने यहाँ पर सिंध वाले एरिया को कॉन्क्वेस्ट करा था, कब करा था, 8th सेंचुरी में, ठीक है। तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि सिंध जो है एक साइंटिफिक और कल्चरल लिंक बन गया था इंडिया और अरब वर्ल्ड के अंदर। तो अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शन दिया जाता है कौन सा एरिया अरब और इंडिया के बीच में जो था एक रास्ते में एक बन गया था लिंक, तो वो था सिंध वाला एरिया, जब इन्होंने 8th वाले सेंचुरी में जब इसको जो है वो ऑक्यूपाई करा था। तो काफ़ी डिटेल्ड हमारे को अगर जानना है इंडियन साइंस और फिलॉसफी का अरब वर्ल्ड पे क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो अब इसके बारे में रिसर्चेस काफ़ी चल रही हैं।
जैसे अगर हम देखें डेसिमल सिस्टम, हमें मालूम है इंडिया की जो मैथमेटिक्स हैं काफ़ी अपने पीक पर थी, ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है। 5th सेंचुरी में इंडिया का डेसिमल सिस्टम हमने इस्टेब्लिश कर लिया था। अब ये अरब में कहाँ पर गया डेसिमल सिस्टम, इस वाले टाइम पर ये अरब में चले गया डेसिमल सिस्टम। 9th सेंचुरी में अरब मैथमेटिशियन था अल ख्वारिज़मी, उसने इसको जो है वो पॉपुलर करा। यूरोप में ये पहुंचा 12th सेंचुरी में, कौन से मॉन्क ने पहुंचाया इसे, एबेलार्ड ने इसको वहाँ पर पहुंचाया, और इसको अरब न्यूमरल से बोल रहे थे क्योंकि अरब्स के थ्रू फैला, बट अरब्स ने जो है वो ये इंडिया से यहाँ पर ये सीखा था। काफ़ी ऐसे वर्क्स थे जो इंडिया से अरेबिक में ट्रांसलेशंस भी हुई एस्ट्रोनॉमी के, मैथमेटिक्स के, जैसे कि सूर्य सिद्धांत उनमें से एक है जो ट्रांसलेशन हुआ। चरक और सुश्रुत के वर्क्स मेडिकल और सर्जरी के, ये भी ट्रांसलेट हुए। पंचतंत्र हैज़ कालिला व दिमा जो है, जो एक बेसिस बना एसॉफ फेबल जो वेस्ट में जो है उसका, तो ये जो पंचतंत्र वाला जो बुक था संस्कृत का, ये भी आपका इसका ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। कलीला व दिमा इसको बोले जाने लगा, और वेस्ट में एसॉफ फेबल इन वेस्ट में इसको बोलते थे। ये सब ट्रांसलेशंस आपकी हुई। पंचतंत्र की अगर हम बात करेंगे, एनिमल फेबल्स की यहाँ पर जो है स्टोरीज हैं बहुत अच्छी। पंचतंत्र अगर हम देखें, इंटर रिलेटेड एनिमल फेबल्स की जो है वो संस्कृत वर्स एंड रोज पे जो है वो बुक्स हैं। टाइम है आप देख सकते हो इसका 200 BC से मौर्य के बाद का टाइम है इसका, ठीक है। ऑथर के बारे में अगर बात करें तो इतना नहीं मालूम है, बट स्टिल बोलते हैं विष्णु शर्मा नाम के पर्सन ने यहाँ पर लिखा था। कुछ लोग वासु भाग को भी क्रेडिट देते हैं, बट सर्टेनली विदाउट एनी डाउट मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रांसलेटेड लिटरेरी प्रोडक्ट है ये इंडिया का। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, पंचतंत्र को आप यहाँ पे लाइटली नहीं ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अब धीरे धीरे जब अरब्स का यहाँ पर जो है ग्रीक से सीख रहे थे, इंडियन से सीख रहे थे, चाइनीज से सीख रहे थे, बाय द बिगनिंग ऑफ द 10th सेंचुरी ये अपना खुद का भी कंट्रीब्यूशन करने वाले स्टेज पे धीरे धीरे आ गए। इनका एक अपना खुद का एक ऐसा स्टेज हो गया कि ये साइंस पे कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ज्योमेट्री का, एल्जेब्रा, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन अरब वर्ल्ड में इस वाले टाइम पर फैली और एक लीडर बन गया था साइंस के अंदर। कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, ज्योग्राफी और मैप्स में राइटिंग्स जो अरब जोग्राफर्स की थी, मैप्स जो इन्होंने एडवांस करे थे, तो उससे वर्ल्ड का नॉलेज यहाँ पर बढ़ा। नई डिवाइसेस लेकर आई ट्रैवल करने के लिए, और काफ़ी अरब ट्रेडर्स के जो अकाउंट्स हैं उससे हमारे को इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती हैं, पता लगती हैं। इसका मतलब अरब ट्रेडर्स के अकाउंट से हमारे को इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलती हैं, उस वाले टाइम पर इंडिया में क्या चल रहा था। तो एक तरीके से सोर्सेज का काम ही करते हैं। काफ़ी लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज बनी हैं आपकी अरब्स वाले एरिया में। काफ़ी जैसे हमने देखा था ट्रांसलेशन हो रही थी, तो इनका बुक्स के ऊपर काफ़ी ध्यान था, ठीक है। लीडिंग जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज आपके इस वाले टाइम पर बनी, ठीक है। तो बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जितने भी काम हो रहे थे, ये हमारे जो लोग जो बाहर बैठकर काम कर रहे थे अरेबिया से, वहाँ पर काम हो रहे थे, खुरासन, इजिप्ट, स्पेन में। अरेबिया में ये काम नहीं हो रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरब साइंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रूली इंटरनेशनल है। क्यों? क्योंकि अरेबिक एक लैंग्वेज आपका जो था वो लिटरेचर का था, ठीक है, और पूरे एंटायर एरिया में जो है ये चीज़ चल रहा था। कोई भी यहाँ पर आ सकता था, कोई भी सेटल हो सकता था। एक इंटेलेक्चुअल और एक पर्सनल फ्रीडम यहाँ पर दी जा रही थी, जैसे हमने पहले भी देखा था। रिलीजियस टॉलरेंस, बाकी रिलीजन के लोगों को यहाँ पर जो था वो एंटरटेन करा जा रहा था कि वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें साइंस को, बट हैज लॉन्ग हैज वो यहाँ पर इस्लाम के बेसिक टेनेट्स को चैलेंज नहीं करते हैं। तो अरब वर्ल्ड का अगर हम बात करें इस वाले टाइम पर, यहाँ पर पैट्रोनेज दी जा रही थी साइंटिस्ट को, बट यूरोप में क्या ये फ्रीडम सेम जो है वो मौजूद थी उस वाले टाइम पर? नहीं, वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि चर्च का रिजिड एटीट्यूड था। इंडिया के अंदर इस वाले टाइम पर इंडिया का जो साइंस था वो काफ़ी स्लो हो गया था अर्ली मिडाइवल टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशंस थी काफ़ी हद तक सिमिलर थी जैसे यहाँ पर थी, ठीक है। तो बाहर से जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पर अरब से यहाँ पर आइडियाज़ वगैरह आने का इतना स्कोप यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। अब अरब साइंस भी टाइम के साथ पहले तो फ्लरिश करा, बाद में डिक्लाइन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो वहाँ पर जो था वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी कम थी, बट टाइम के साथ यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सी बढ़ गई थी, ठीक है। और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से भी यहाँ पर जो था वो डिक्लाइन देखने को हमारे को मिला। बट स्टिल स्पेन के अंदर जो है वो ये आपका 14th सेंचुरी तक जो है वो ये फ्रीडम रही और आपकी साइंस जो है डेवलप होती चली गई, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में भी जानें, इस वाले टाइम पर अरब्स ने जो है वो अफ्रीका को थोड़ा सा इंडियन ओशन और मिडल ईस्टर्न ट्रेड में जो है वो क्लोज लेकर आ गए थे अरब्स, क्योंकि अरब्स का जो माइग्रेशन था, जो इनका जो मर्चेंट्स थे, हमारे को मालूम है ये चीज़ जो है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक एक्सटेंड करते थे, मालिंदी जांजिबार वाले एरिया तक। और अरब्स जो थे वो ट्रेड करते थे, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते थे स्लेव्स का, गोल्ड का और आइवरी का। तो जो इथोपियन जो किंगडम है, हमें मालूम है अफ्रीका के अंदर ही आपका इथोपिया आता है, तो एक पावरफुल इथोपियन किंगडम उस टाइम पर चल रहा था, जहाँ पे काफ़ी टाउन्स थे आपके। इथोपियंस मेनली जो थे हाबशीज थे, जो कि क्रिश्चियंस थे, ठीक है। और ये इंडियन ओशन ट्रेड में जो थे इन्वॉल्व थे। ईडन से जो इंडिया तक जो ट्रेड होता था, ईडन कहाँ पर है? येमेन के अंदर है, ठीक है।
और इनका दोस्ती थी इथोपियन एम्पायर की, वो बाइजेंटीन एम्पायर के साथ थी इंडियन ओशन ट्रेड में। बट जैसे जैसे बाइजेंटीन एम्पायर वीक हुआ वैसे ही इनका भी पोजीशन जो है वो डिक्लाइन होने लगा, राइट। तो ये चीज़ जो है वो हमारे को मालूम होना चाहिए, राइट।